गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अब सेंटर ऑफ मास के लास्ट लेक्चर्स में हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग अभी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं। इसका आज लेक्चर नंबर 8 है। मोस्टली जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रेलिवेंट टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के, वो हो चुके हैं। एक दो क्लास और है जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आज है स्क्राइब्ड सर्कल है, देन हाइट एंड डिस्टेंसेज है, देन सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का क्या जनरल कंसेप्ट है वो है, फिर कुछ पॉलीगॉन पे है। 2-3 क्लासेज और हैं बचे हुए। फिर एज आई ऑलवेज डू 3 क्लासेज में सिर्फ और सिर्फ लूँगा PYQs के, पिछले 3-4 साल के जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के, वी विल डिस्कस। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है? एक ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल होता है जो उसके तीनों साइड को टच करता है, जो अंदर होता है। वो बेसिकली इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, इन सेंटर। एक सर्कल होता है सर्कम सर्कल, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है। वो बेसिकली तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, मीटिंग पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्राइब्ड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मली इससे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं कंसेप्ट के लिए आपको बता दूं। कल मैंने बताया था लास्ट में कि ये A है, ये B है, ये C है। तो ऐसा सर्कल जो BC को तो नॉर्मल टच करे, लेकिन इसको AB को एक्सटेंड करने पे टच करे और AC को एक्सटेंड करने पे टच करे, तो ये एक जो सर्कल है दैट इज कॉल्ड स्क्राइब्ड सर्कल, और ये A के अपोजिट में है। उसी तरह एक बन सकता है, मैंने बताया, दिखाया भी था कल, B के अपोजिट में। यहाँ पे जो बनेगा, एक बनेगा C के अपोजिट में, जो इसके एक्सटेंशन से बनेगा। तो टोटल देयर आर 3 स्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। मैं एक पे काम कर रहा हूँ, इसको हम C1 मान लेते हैं। ये पहला सर्कल है, A के अपोजिट वाला। इसका एक सेंटर होगा, इसका एक रेडियस होगा, तो इसके रेडियस को हम R1 मानते हैं। तो क्या क्या रेडियस हो जाएगा? पहले वाले सर्कल का R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। इसका R1, इसका R2, इसका R3, ठीक है। तीनों अलग अलग होंगे। मैंने R1, R2, R3 सेम नहीं होंगे, ये बड़ा क्लैरिटी आपको होना चाहिए। ये अलग सर्कल बनेगा, ये अलग सर्कल बनेगा, ये अलग सर्कल बनेगा। तो ये जो R1, R2, R3 है, 3 अलग अलग स्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस है। अच्छा, सेंटर को हम क्या ले लेते हैं? मान लीजिए O1, पहला सर्कल है, इसके सेंटर को O1। तो बेसिकली O1 क्या होता है? O1 जो है वो इस एंगल के, मतलब CB, इसको कुछ भी दे दीजिए नाम, D दे दिए, CBD, जो इस एंगल का, ध्यान से देखिए, जो इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जो इसके रेफरेंस में एक्सटीरियर एंगल है, ये उसके एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। मतलब ये जो लाइन होगा B और O1, वो इस एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर होगा, लेकिन एक्सटर्नल। सिमिलरली जो इस एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो भी O1 से क्रॉस करेगा। बट A के केस में जो A का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर होगा उसको ये टच करेगा। तो ये मीटिंग पॉइंट जो होता है O1 जो है मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। एंगल B का इंटरनल तो ये है, तो इसका बाइसेक्टर नहीं है, एक्सटर्नल का है, C के एक्सटर्नल का है। तो O1 जो है मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ A एंड एक्सटर्नल ऑफ B एंड C। उसी तरह अगर O2 की बात करें, जो यहां एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर O2 होगा, वो क्या करेगा? वो इसके एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसके एक्सटर्नल, बट B के इंटरनल बाइसेक्टर, सिमिलरली O3।
तो ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि O1, O2, O3 कैसे आता है। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं R1, R2, R3 के। अगेन आई एम सेइंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सम टाइम अगर आपकी किस्मत खराब हो, यू नेवर नो, कभी वो पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी इज लेस, तो वी वोंट टेक चांस। हम लोग इसके जो 6-7 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बट याद मत रखिए, आप एक बार देखिएगा, आपको वो पिक्टोरियल मेमोरी में एक एक करके लिखते जाता हूं। पहला R1, R2, यही बस एक इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। R1 क्या है? एक्स रेडियस नंबर 1। R2 क्या है? एक्स रेडियस नंबर 2। और R1 जो है, अभी जो मैंने पिक्चर बनाया था, R1 जो है वो किसके अपोजिट है? किस एंगल के अपोजिट था? A के। सर्कल 1 जो था वो एंगल A के अपोजिट था, तो जो एंगल A के अपोजिट है उसमें S माइनस A होगा। अच्छा, डेल्टा यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल, S यू नो सेमी पेरीमीटर, A यू नो, A क्या है? जैसे ये A है, ये तो A ये है, B ये है, C है, तीनों साइड ABC होता है, एंगल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो जो A के अपोजिट वाला सर्कल है, ये जो हमने किया था, उसका रेडियस ट्रायंगल बाय S माइनस है। जो B के अपोजिट वाला सर्कल है, ये, उसका रेडियस ट्रायंगल बाय S माइनस B। जो C के अपोजिट वाला सर्कल है, उसका रेडियस ट्रायंगल बाय S माइनस C है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अच्छा, इसमें क्या होता था? इन रेडियस में, क्योंकि इन रेडियस एक ही होता था, किसी भी सर्कल ट्रायंगल के अंदर एक ही सर्कल बन सकता था, तो उसका होता है ट्रायंगल बाय एस। तो पैटर्न देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बाय एस की जगह एस माइनस ए है, दूसरे वाले में एस माइनस बी है, तीसरे वाले में एस माइनस सी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। चलिए दूसरा रिजल्ट, R1 बराबर एस tan ए बाई 2। फिर अगेन R1 क्या है? ए के अपोजिट वाला सर्कल। R2 इज इक्वल टू एस tan बी बाई 2, R3 इज इक्वल टू एस tan सी बाई 2। ठीक है, लिस्ट यूज्ड रिजल्ट है ये सब, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ एस tan ए बाई 2, एस tan बी बाई 2, एस tan सी बाई 2, R1, R2, R3। मतलब अगर आपको एंगल दिया है और सेमी पेरीमीटर पता है तो आप R1, R2, R3 निकाल सकते हैं। ये मैं एक लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। R1 इज इक्वल टू ए कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2, ए कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2। अगेन R1 क्या है? ए के अपोजिट वाला। इसी पैटर्न से R2 क्या होगा? B, नीचे में क्या हो जाएगा? कॉस बी बाई 2, यहाँ होगा कॉस ए बाई 2 कॉस सी बाई 2। R3 बराबर सी कॉस सी बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 और कॉस बी बाई 2। ये तीन रिजल्ट है। R1 बराबर ए कॉस बी बाई 2 कॉस ए बाई 2। जो ऊपर में है उसी का एंगल नीचे में है, जो ऊपर में है वही एंगल नीचे में है, जो ऊपर में है वही एंगल नीचे में है। ठीक है, ये रिजल्ट नंबर 3 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। ठीक है, चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। क्या था? साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, इसको मिटा लीजिए अब। इसके केस में, ठीक है, 4 R1 R2 R3। ये देखिए क्या होता है, 4R साइन ए बाई 2, पहला टर्म तो सेम है, बाकी कॉस में आ जाता है। ठीक है, साइन ए बाई 2, उसके बाद बाकी दोनों कॉस में है। सिमिलरली R2 4R, यहाँ साइन ए बाई 2 है तो ये साइन बी बाई 2 हो जाएगा और बाकी सब कॉस में आ जाएगा। ये 4R साइन सी बाई 2 है और बाकी दोनों कॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभार हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो अब देखिएगा कितना रेलिवेंट है ये।
R1 इज इक्वल टू 4R, पैटर्न सेम, इसमें तीनों साइन में है। इसमें जब 1 ले रहे हैं तो पहला वाला साइन बाकी दोनों कॉस, 2 ले रहे हैं तो दूसरा वाला साइन बाकी दोनों कॉस, 3 ले रहे हैं तो पहला तीसरा वाला साइन बाकी सब कॉस। ठीक है, चलिए। तो अभी जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए वो वैसे रिजल्ट्स हैं जो R1, R2, R3 को फाइंड करने में आपकी मदद करेंगे। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो R1, R2, R3 फिर R और ये कैपिटल R, इसको आपस में कैसे रिलेट करता है। चलिए, तो ये एक देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1। प्रूफ कोई जरूरत नहीं है देखने का, ठीक है। इतना का प्रूफ ना पॉसिबल है, मतलब आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं है और ना आपको पॉसिबल है इतना टाइम लगाना। 1/R, दिस इज इन रेडियस, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए, दूसरा रिजल्ट क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो तीनों का सम होता है वो R प्लस 4R होता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 का जो सम होगा वो R प्लस 4R होगा। अच्छा, एक है जब इसको दो दो के टर्म में लिखते हैं, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू S स्क्वायर। S क्या है, सेमी पेरीमीटर। एंड एट्थ एंड लास्ट जो रिजल्ट है वो है आपको R1 इंटू R3, R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R, दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ठीक है, लेमडा स्क्वायर मीन्स लेमडा इज, सॉरी नॉट लेमडा, सॉरी डेल्टा। डेल्टा का क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो R1 R2 R3 इंटू R इज डेल्टा स्क्वायर, 1/ला हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, ये 6-7 रिजल्ट हैं। अगेन आई एम सेइंग कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और उसका भी पैटर्न बहुत सिंपल है, ट्रायंगल बाय एस की जगह ट्रायंगल बाय एस माइनस ए हो जाता है। बाकी अगर कोई ऐसा आएगा ज़रूरत तो हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस, उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस जेईई एडवांस्ड में आते हैं। ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोर्स कंप्लीशन मैं ये सारा रिजल्ट आपको बता दिया, बट ये पॉसिबल भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है कि आपको सारा याद रहे। चलिए, क्वेश्चन, इफ R1 R2 R3 आर इन HP, अगर R1 R2 R3 HP में है, देन साइड्स आर इन, साइड किस में होगा, AP में, GP में, HP में नन। ठीक है, तो आपको ऐसा रिजल्ट याद करना है जिसमें आप R1 R2 R3 को A के टर्म में या B के टर्म में, मतलब साइड के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो वी नो R1 क्या होता है, डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 क्या होता है, डेल्टा बाई एस माइनस बी, और R3 होता है डेल्टा बाई एस माइनस सी। अगर R1 R2 R3 HP में है, अगर, तो 1/HP का क्या डेफिनेशन है, 1/R1 1/R2 1/R3 किस में होगा, AP में। अगर 3 नंबर HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में होगा। अच्छा, रेसिप्रोकल देखिए, इसका क्या रेसिप्रोकल हो गया, S माइनस ए बाई डेल्टा, S माइनस बी बाई डेल्टा, S माइनस सी बाई डेल्टा, ये AP में है। सबको हम इससे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये भी किस में आ गया, AP में। सब में S सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये किस में आ गया, AP में। -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन एकदम करने से चेंज नहीं होता है। तो ABC आ गया AP में। ठीक है, मैंने बोला था AP के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन, किसी कांस्टेंट से डिवीजन करने पे AP में ही रहता है। डिफरेंस है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे उसका कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, बट सीरीज AP में ही होगा। तो ये हमारा फाइनली आ गया ABC AP। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज आता है। ठीक है, चलिए,
3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, देन वी विल डू वन शॉर्ट टॉपिक टुडे, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, जो आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। चलिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। इन ए ट्रायंगल ABC, इफ R1 इज इक्वल टू 2R2 इज इक्वल टू 3R3, R1 इज इक्वल टू 2R2 इज इक्वल टू 3R3, R1 R2 R3 क्या आपको पता है, ठीक है। देन ऑप्शन A 2A इज इक्वल टू B प्लस C, ऑप्शन B A प्लस C इज इक्वल टू 2B, ऑप्शन C A प्लस B इज इक्वल टू 2C, ठीक है। क्लियर है, हमको A और B और C में रिलेशन निकालना है, ठीक है। R1 R2 R3, तो R1 R2 R3 का हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, डेल्टा बाई एस माइनस ए, R1 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा, क्या है 2 इंटू डेल्टा ऑफ एस माइनस बी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा बाई एस माइनस ए, ठीक है। इसी को यूज करके हमको रिलेशन एबीसी में सबसे पहले तो डेल्टा कट गया, तीनों तरफ डिवाइड कर दिया हम डेल्टा से, तो 1 बाई एस माइनस ए इज 2 बाई एस माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई एस माइनस ए, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। चूंकि 3 टर्म है तो हम पहले किसी 2 को लेते हैं, मान लो इसको हम ले लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 1 बाई एस माइनस ए इज 2 बाई एस माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एस माइनस बी ही ना हुआ, इसको इससे इक्वेट किए 2R2, तो एस माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस ए। मैंने आपको पहले भी एक चीज बोला था कि जहां भी एस माइनस बी दिखे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s माइनस 2b हो जाएगा, और 2s माइनस 2b क्या हो जाता है, 2s इज a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, तो a प्लस सी माइनस b हो जाए, तो 2 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 2s माइनस 2b, इसमें भी हम 2 पहले बाहर ले लें तो 2s माइनस 2a, तो 2s माइनस 2b कितना हो जाता है, 2s इज a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस सी माइनस b आ जाएगा, और इधर 2s माइनस 2a क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, तो b प्लस सी माइनस c, ठीक है। इसको थोड़ा और हम अगर लिख दें तो 2b प्लस 2c माइनस 2a इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस b, तो अगर हम एक तरफ लिखें तो a प्लस 2a कितना हो गया 3a, a प्लस 2a 3a, b में देखें तो माइनस b माइनस 2b, तो माइनस 3b इज इक्वल टू, एक मिनट, a प्लस 2a 3a माइनस b माइनस b माइनस 2b कितना हो गया माइनस 3b इज इक्वल टू ये 2c, ये कितना आ गया 2c माइनस c, तो c आई थिंक करेक्ट है ना, एक बार चेक करने दीजिए। a प्लस सी माइनस बी इक्वल 2b प्लस 2c, 2 में a में इधर आ गया 3a और माइनस b माइनस 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 2c माइनस c, ठीक है। आई होप कि ये करेक्ट है, ठीक है। बट ऐसे ऑप्शंस तो नहीं दिए हैं आपको, तो एक जो दूसरा इक्वेशन है, एक तो हमने इससे निकाला, चलिए दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, 1 बाई एस माइनस ए इज 3 बाई एस माइनस सी, तो ये क्या हो गया एस माइनस सी इज इक्वल टू 3 इंटू एस माइनस ए। बट हमको क्या करना है, हमेशा दोनों तरफ 2 से कर दीजिए, तो 2s माइनस 2c इज इक्वल टू 3 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी आ जाता है, और ये आ जाएगा आपको, ये क्या है 2s माइनस 2a, तो b प्लस सी माइनस ए, दैट इज 3b प्लस 3c माइनस 3, a प्लस बी माइनस सी, इधर देखिए a प्लस 3a कितना हो गया 4a, और b माइनस 3b, तो 2b इज इक्वल टू 4c, सही है ना। a प्लस 3a हो गया 4a, b माइनस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 4c, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2a माइनस b इज 2c, इक्वेशन 3, ठीक है। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर। पहला हमारा आ गया 3a माइनस 3b इज c, दूसरा आ गया 2a माइनस b इज इक्वल टू 2c।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, क्या क्या आया, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू सी, दूसरा 2a माइनस b इज इक्वल टू 2c। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a में क्या हो जाएगा, 3a में 2a गया तो a, माइनस 3b है एंड माइनस माइनस प्लस b, तो माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस c। ठीक है, c में 2c गया माइनस, तो a प्लस सी बराबर 2b आ गया, इधर a प्लस सी बराबर 2b। ठीक है, इससे भी गया था रिलेशन एबीसी में, बट ये आपके ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए आपको दूसरे को यूज करके फाइनल रिलेशन आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। एक बार हमने इसको और इसको इक्वेट किया, एक बार हमने इसको और इसको इक्वेट किया, तो फाइनल आंसर इज a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हैं ये R1 R2 R3 का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ट्रायंगल बाय S माइनस ए, ट्रायंगल बाय S माइनस बी, ट्रायंगल बाय S माइनस सी। वह ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। चलिए, ये हो गया। क्वेश्चन, प्रूव दैट A माइनस बी बाई R3 प्लस B माइनस सी बाई R1 प्लस C माइनस A बाई R2 इज जीरो। A माइनस बी बाई R3 प्लस B माइनस सी बाई R1 प्लस C माइनस A बाई R2 को बराबर जीरो करना है। इसमें भी वही है, R1 R2 R3 का वैल्यू लिखिए जो हमने पढ़ा है। क्या हो गया, A माइनस बी, R3 को क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बाई S माइनस सी, तो S माइनस सी ऊपर चला गया, प्लस B माइनस सी। R1 को क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बाई S माइनस A, ये ना होता R1, तो S माइनस A यहाँ चला गया, प्लस C माइनस A बाई R2, R2 को ट्रायंगल बाई S माइनस B बराबर जीरो प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये तो कॉमन आ गया 1 बाई डेल्टा, तो क्या क्या आ गया, ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बी माइनस सी एस माइनस ए एंड सी माइनस ए एस माइनस बी। चलिए एक्सपेंड एक बार करते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ए एस माइनस बी एस माइनस ए सी प्लस बी सी। इसको कीजिए तो बी एस माइनस सी एस, बी एस माइनस सी एस माइनस ए बी प्लस ए सी, प्लस उसको कीजिए सी एस माइनस ए एस माइनस बी सी प्लस ए बी। अब देखिए, ए एस से ए एस कट गया, माइनस बी एस से प्लस बी एस कट गया, माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, और क्या, माइनस सी एस से प्लस सी एस कट गया, माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया, तो सारा टर्म कैंसल हो गया। ठीक है, ए माइनस बी एस माइनस सी, बी माइनस सी एस माइनस ए, सी माइनस ए एस माइनस बी, जब एक्सपेंड करेंगे तो फाइनली वो जीरो हो जाएगा। तो जो नेट रिजल्ट हमारा आ गया दैट इज जीरो। ठीक है, चलिए, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू हाइट एंड डिस्टेंसेस। चलिए, क्वेश्चन है, प्रूव दैट आर कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू आर कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू R1। ये प्रूव करना है, बहुत सिंपल है। अच्छा, कॉट ऑब्वियसली आप दोनों का पढ़े हैं, एक पढ़े हैं आर का 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और एक अभी हम लोग पढ़े हैं R1 R2 R3 का। तो अब देखिए, आर कॉट बी बाई टू, कॉट बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी बाई टू बाई साइन बी बाई टू। कॉट सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी बाई टू बाई साइन सी बाई टू। अच्छा, आर का हम लोग क्या पढ़े थे, 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है कॉस बी बाई टू बाई साइन बी बाई टू और कॉस सी बाई टू बाई साइन सी बाई टू। तो साइन बी बाई टू से साइन बी बाई टू हो गया, सी बाई टू से,
तो बचा आपको 4r साइन a/2, एक साइन में है और बाकी दोनों कॉस में है। यही तो आपको R1 होता है ना। ये जो हम लोग रिजल्ट पढ़े थे, R1 क्या था, 4r, सिर्फ पहला वाला R1 है तो पहला वाला साइन के टर्म में होगा, बाकी दोनों कॉस के टर्म। ठीक है, तो 2-3 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, R1 बराबर ट्रायंगल बाई S माइनस ए, R2 बराबर ट्रायंगल बाई S माइनस। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक मैथ से हट के एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत बच्चे को ये लगता है एग्जाम में कि सर ये सही है या ये सही है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में एक चैप्टर है, थोड़ा 2 मिनट डिविएट होकर बता रहा हूँ। फिजिक्स में एक चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्योंकि फिजिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट भी है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल फिजिक्स ही था। उसमें एक चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर ये कन्फ्यूज़न हो तो आप ये देखिए कि आर जो है वो क्या है, लेंथ है। आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, रेडियस, लेंथ। और ये देखिए एरिया, ये डेल्टा का क्या मतलब है, एरिया। और एस माइनस ए क्या हो गया, एस इज सेमी पेरीमीटर, ए इज साइड, तो ये भी कहीं ना कहीं लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और तो वैसे भी लेंथ का जो यूनिट होता है वो एरिया बाय लेंथ ही होता है। क्यों, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में होता है, तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर इज मीटर। तो ये मेरा फॉर्मूला लॉजिकल है। इसमें दिक्कत क्या है, LHS, इसको देखिए, इसका जो यूनिट है वो तो मीटर है क्योंकि लेंथ है। इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, S माइनस ए इज इन मीटर एंड एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई मीटर हो जाएगा। देखिए ना, 1 पावर है 2, तो ये 1 बाई मीटर हो जाएगा और ये मीटर है, तो ये फार्मूला कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो डायमेंशनली भी आप बहुत चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक और बता दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत बच्चे को लगेगा कि ये सही रिजल्ट है, ये है भी हीरोन्स फार्मूला, या कंफ्यूज करके एग्जाम में सर ये था या ये था। ये कभी नहीं हो सकता है, चूंकि ये लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है। 4 बार जब लेंथ लेंगे तभी उसका रूट लेने पे लेंथ स्क्वायर होगा ना। अगर 3 बार ही आप लेंथ लोगे तो फिर रूट लेने पे 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ स्क्वायर है, एरिया इज लेंथ स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ आपको 4 पावर लेंथ का होना ही होगा जिससे रूट करने पे 2 पावर हो जाए। ठीक है, तो ये जो यूनिट डायमेंशन चैप्टर है ना, वो बड़ा आपको हेल्पफुल होता है अगर कहीं आप फंस जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। और हर इंसान से कन्फ्यूज़न गलती होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर छोड़ दीजिए तो कुछ चीज़ें आप भूलिएगा। तो ये एक तरीका होता है पता करने का कि क्या फार्मूला सही है, क्या फार्मूला गलत है। चलिए, तो स्क्राइब्ड सर्कल हमने कर लिया। 3 स्क्राइब्ड सर्कल होते हैं, C1, C2, C3। एक A के अपोजिट, एक B के अपोजिट, एक C के अपोजिट। जो A के अपोजिट होता है उसको C1 बोलते हैं, उसके सेंटर को O1 बोलते हैं, रेडियस को R1 बोलते हैं। जो B के अपोजिट है उसके सेंटर को C2 बोलेंगे, रेडियस को R2 बोलेंगे। जो C के अपोजिट होगा उसको R3 बोलेंगे, रेडियस को। फार्मूला है R1, R2, R3 का। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सर्कम सर्कल, इन सर्कल एंड स्क्राइब्ड सर्कल। पहला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कम सर्कल और इन सर्कल। स्क्राइब्ड सर्कल से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। नाउ वी विल मूव टू वन स्मॉल टॉपिक जो आपने 10th में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। ये आपने 10th में पढ़ा है, बड़ा सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स इस पे आते थे। इसमें क्या होता है, आपको कुछ अननोन हाइट्स निकालने होते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पढ़ाने का पर्पस वही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। ठीक है, तो किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालना होता है, दैट्स व्हाई यूज डिस्टेंस। कभी वर्टिकल हाइट निकालना होता है, तो इन सब के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत थ्योरी है नहीं, इसमें 1-2 बस कंसेप्ट है। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इस वर्ड का मतलब ही है एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ, उठा हुआ। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्वर हैं, इसको मैं O लिख दिया। ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए कोई हाइट यहाँ पे है, कोई टावर है, कोई पोल है, उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, इसको मान लीजिए A बोल दिए। आप यहाँ से A को देखना चाहते हैं, तो आप कैसे देखिएगा, अपने आँख को इस डायरेक्शन में रखिएगा। आँख मतलब जिससे आपका साइट ये हो जाए,
सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ऐसे ही देखिएगा ना, ऑब्जर्वर देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। तो जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाता है विथ हॉरिजॉन्टल, अब ये मत बोलिएगा सर ये यहां कुछ एंगल नहीं, ऑलवेज वी टेक विथ हॉरिजॉन्टल। ये मान लीजिए थीटा है, तो थीटा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं लिख देता हूं लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज थीटा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ और इसको x मान ली ए ओ एक्स, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे में हो और आप कोई चीज को ऊपर में देख रहे हो। तो देन दिस इज द वर्ड। एक होता है दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे, ठीक है। इसमें जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। आप खुद जो है मान लीजिए किसी टावर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे टावर के हाइट पे आप खुद, यहाँ कोई आपको ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब क्या कीजिएगा, अब आप ऊपर देखिएगा तो आसमान दिखेगा, आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, तो अब आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो ऐसा हो जाएगा, माने दिस इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब आप। अब जो आप देखिएगा तो आपका लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक, ठीक है, ये मैंने बस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, मतलब ये या तो ये बोलिए अल्फा या ये बोलिए, बाय द वे दोनों सेम होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो पढ़ा होगा आपने 7th 8th में, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो या तो इसको आप सोचिए इस वे में, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जहां से उस हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में जो एंगल बनता है अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एंगल मान लीजिए इसको ए बोल दूं, इसको ओ बोल दूं, इसको एक्स, जैसे भी आप लिखिए, ए ओ एक्स बराबर अल्फा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्लियर है। और एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ऑब्जर्वर के लिए इसको देखिए तो थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इस केस में ऑब्जर्वर के लिए अगर नीचे देखिए तो अल्फा इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेसिकली ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा कहने का मतलब है, अगर ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ऊपर में है, ऑब्जेक्ट ऊपर में है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हो गया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नीचे में है, तो इसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो सेम एंगल जो है थीटा, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और इस पॉइंट के रेफरेंस में देखिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। यही दो बेसिक कंसेप्ट है और इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मली उसमें एक और चीज है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एक्यूट एंगल ही लेते हैं। एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर 1, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा, इफ विथ, इसमें लैंग्वेज में बता देता हूं क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to observer is same as angle of depression of observer, अभी जो मैंने बताया with respect to object। मतलब अगर ये दो है, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये ऊपर है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे है तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल डू 2 क्वेश्चंस। ये ऑलरेडी इसमें अच्छे क्वेश्चन आप 10th लेवल पे कर चुके हैं,
एंड जेईई मेंस में अगर आता है, एक तो कम आता है, और अगर आता है तो उस लेवल से ऊपर वो नहीं जाता है। जो आपने 10th में किया है हाइट एंड डिस्टेंस, वो इनफ है जेईई मेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर हाइट 50 मीटर, एक टावर है जिसका हाइट 50 मीटर है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। फाइंड height of pole. From the top of a tower of height 50 meter, the angle of depression of top and bottom of a pole are alpha and beta respectively. Find the height of the pole. ठीक है, पहले तो आप ये देखिए इसमें नोन क्या है, टावर का हाइट नोन है और 2 एंगल नोन है। तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा हाइट ऑफ द पोल, वो इसी 3 टर्म में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा एक अननोन है। तो पहले इसका प्लॉट देखिए, ये मान लीजिए आपका टावर है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं समझा के बताता हूं। इसका ये टॉप है, इसका हाइट कितना है 50 मीटर। एक पोल है, ऑब्वियसली इससे छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इसने बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये ऊपर है। तो ये एक पोल है जिसका हाइट आपको पता करना है h है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा, ये टॉप है, इसको मिला दिए। क्योंकि आप ये एंगल लीजिए या ये एंगल लीजिए, बोथ आर सेम, तो ये अल्फा है। जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है बीटा, इसको भी मिला दीजिए। ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है बीटा, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल से बनाइए, ऊपर वाले से इट विल बी सेम। तो आपके पास अल्फा है, बीटा है और 50 मीटर है, आपको h निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये भी, इसको मैं कुछ भी लिख दूं, A B C D, मैं यहाँ भी एक पॉइंट दे देता हूँ जो इसके बराबर है। हमको निकालना है h, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो इस ट्रायंगल में अगर हम tan अल्फा लिखें तो क्या हो जाएगा, tan इज P बाई B, ये P है, दैट इज DE, यही ना है P, ये P है एंड डिवाइडेड बाई ये बेस, मतलब BC। BC को हम कुछ नाम दे देते हैं x, तो DE बाई x हो गया, ठीक है, DE बाई x हो गया। चलिए उससे हम लिख सकते हैं DE बराबर x tan अल्फा। ये जो DE आ गया ये हाइट, दैट इज x tan अल्फा। अब tan बीटा वाले ट्रायंगल में देखिए, tan बीटा क्या लिखेंगे, ये पूरा P बाई B, तो ये परपेंडिकुलर है, पूरा कितना है 50, ये पूरा 50 है बाई x, यही ना होगा, tan बीटा इज P बाई B, तो 50 बाई x, ठीक है। चलिए तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा अब हमको x को एलिमिनेट करना है। x को मैं क्या लिख सकता हूं, x कैन बी रिटेन एज 50 बाई tan बीटा, x उधर लेगा तो 50 बाई 10। चूंकि x तो आपका वेरिएबल है, आंसर आपको सिर्फ ये 50 और अल्फा बीटा के टर्म में लाना है, तो x को हमने एलिमिनेट करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 50 tan बीटा लिख सकते हैं। तो इसमें अगर इसको इंसर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, DE, ये देखिए DE बराबर x tan अल्फा था, x को लिख सकते हैं 50 बाई tan बीटा इंटू tan अल्फा, 50 बाई tan बीटा, x को हमने लिख दिया 50 बाई tan बीटा इंटू tan अल्फा, ये है DE, ये लेंथ। और ध्यान से देखिए तो ये लेंथ कितना होगा, पूरा लेंथ दैट इज 50 माइनस ये लेंथ, और ये कितना दिया हुआ है h, ये हमने h माना है, ये पूरा 50 है, तो ये लेंथ सिर्फ पूछ रहा है, तो इस लेंथ को लिख सकते हैं 50 माइनस h, तो d को हम लिख सकते हैं 50 माइनस h हो गया।
अब हमको h निकालना है, बस h को एक तरफ ले आइए, तो 50 माइनस 50 tan अल्फा बाई tan बीटा, तो 50 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस tan अल्फा बाई tan बीटा। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, 50 कॉमन ले लिए, 1 माइनस tan अल्फा बाई tan बीटा। सो दिस इज, अब इसको कोई कॉट में लिखना चाहे तो लिखते tan अल्फा को 1 बाई कॉट अल्फा, tan बीटा को 1 बाई कॉट बीटा, दैट इज योर चॉइस। करते क्या है, जो दो ट्रायंगल बना उसको लिखे, उसमें tan या sin या cos, जो x आपने माना उसको एलिमिनेट कर दिए, इक्वेशन बन गया। यूजिंग द कंसेप्ट कि ये पूरा लेंथ जो है दो पार्ट में है, इतना दूर h है, ये d है, तो d को हम लिख सकते हैं h 50 माइनस h, 50 माइनस h, उससे हमको h निकल गया। ठीक है, नो डाउट हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, बट बहुत कंसेप्चुअली टफ नहीं बनता है वो। हाँ, कैलकुलेशन किसी किसी में, अब 15 डिग्री 45 डिग्री दे देंगे तो कभी कभी कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। चलिए, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है। एंड ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री है, एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री finds the angle of depression of a car moving towards the tree to be 30 डिग्री। ठीक है, आफ्टर 6 minutes this angle becomes 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम द कार विल रीच द ट्री। ठीक है, एक बार पढ़ लेने दीजिए मुझे। ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार मूविंग टुवर्ड्स द ट्री टू 30 डिग्री आफ्टर 6 मिनट 60 डिग्री आफ्टर। ठीक, मतलब ये बेसिकली एक आदमी है, वो ट्री के ऊपर बैठ गया है जाके। एक कार है, मान लीजिए इसको कार मान लीजिए, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है शुरू में, जब कार स्टार्टिंग में था तो यहाँ था, तो क्या दे रहा है 30 डिग्री। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो ये हो गया 30। ये 30 लिखिए या ये 30 लिखिए, सेम है। थोड़ी देर बाद आफ्टर 6 मिनट्स कार इधर आ रहा है, लिखा है मूविंग टुवर्ड्स द ट्री, तो इधर आ रहा है। मान लीजिए 6 मिनट्स के बाद कार यहाँ आ गया, तो उस समय उसने फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला तो ये आ गया 60 डिग्री। और ये ट्रेवल कितने देर में किया है उसने? 6 मिनट्स, ये दिया हुआ है 6 मिनट्स। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम द कार विल रीच द ट्री। मान लीजिए इसको C, मान लीजिए इसको D, तो अब B से फिर चलेगा तो उसको यहाँ पहुँचने में, ट्री के पास ऑब्वियसली यहाँ पहुँचेगा, यहाँ नहीं, वो उड़ेगा नहीं, तो यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम और लगेगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, आपको इसमें बेसिक स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसका कंसेप्ट यूज़ करना होगा। मान लीजिए इसका हाइट है h, ठीक है, तो ये पहला, अगर आप इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ये tan 30 इज P बाई B, तो ये P है इसका, तो दैट इज H बाई, ये पूरा बेस हो जाएगा, दैट इज AC। ये इक्वेशन 1 आ गया। अच्छा, इसका वैल्यू भी तो होता है ना, tan 30 इज 1/√3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। जब यहाँ आ गया तब क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर, ये तो वही है सेम, तो H बाई ये BC हो गया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू √3, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहां से यहां आने में, दिस इज द डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड, दैट इज AB। तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया AB, और AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AC माइनस BC, AC माइनस BC।
ठीक है। AC कितना है, ध्यान से देखिए, AC को हम लिख सकते हैं AC h√3 माइनस BC को क्या लिख सकते हैं, BC इधर चला जाएगा तो h/√3, मतलब h कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1/√3, जो भी इक्वेशन लिखे 3, मतलब मेरा जो AB है जितना वो चला है वो h के टर्म में आ गया h√3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो यहां से यहां चलने में इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, AB कितना दिया हुआ है h√3 माइनस 1/√3 बाई टाइम कितना दिया है, कितना दिया था, आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट में वहां पहुंचा था, 6 मिनट, ये उसका स्पीड है, ठीक है, ये इसका स्पीड है h√3 माइनस 1/√3 बाई 6। h एक अननोन है जिसके टर्म में हमने लिखा है। अब पूछ रहा है ये कितना टाइम मिलेगा यहां से यहां पहुंचने में, तो यहां से यहां पहुंचने में इसका डिस्टेंस क्या है BC, यहां से यहां फर्दर पहुंचने में डिस्टेंस क्या है BC, तो BC कितना है हमारा, BC इज h/√3। तो अब जो न्यू टाइम जो वो और लेगा दैट विल बी डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज BC डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितना है h√3 माइनस 1/√3 और यहां बाई 6 है तो ऊपर में 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा BC कितना आया था मेरा, BC कितना होगा h/√3, करेक्ट, BC उधर चला गया तो h/√3, तो BC को हम लिख सकते हैं h/√3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई h√3 माइनस 1/√3, तो h से h कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये बच गया आपको 6/√3 ऊपर में सिर्फ और नीचे में √3 माइनस 1/√3, ठीक है, क्लियर है। दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर में हो गया 6, √3 से करने पे हट जाएगा सिर्फ 6, इसको √3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 इज 3 एंड √3 को 1/√3 से तो 1, तो 6/3 माइनस 1 इज 2, तो 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट वो और लेगा यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। ये परफेक्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए। पहले हमने tan 30 निकाल के एक रिलेशन निकाला, tan 60 निकाल के निकाला, वो डिस्टेंस चलता है AB को लिखा h के टर्म में, चूंकि 6 मिनट लेता है तो हमको उसका स्पीड मिल गया, ऑब्वियसली कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मैथ्स में वो सब नहीं सोचिएगा कि सर स्पीड वेरी करेगा, नहीं, वो सब फिजिक्स का चीज़ है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हमको स्पीड मिल गया। अब यहाँ से यहाँ आने में उसका डिस्टेंस हमको पता है h/√3 और स्पीड पता है तो डिस्टेंस पे स्पीड कर दिए तो फाइनली टाइम आ गया 3 मिनट्स, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक पिक्चर बनाना होगा, पिक्चर बनाने के बाद 1-2 इक्वेशंस आएंगे, नॉर्मली tan में ज़्यादा रहते हैं चूँकि हम लोग वर्टिकल हाइट पे काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस और आप 2-3 बना लीजिएगा, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 8। 2 लेक्चर और हैं थ्योरी के। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं, वो बड़ा अच्छा क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। अभी तक का वो समरी है पूरे 8 क्लास का। तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल इन जनरल कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में। नॉर्मली अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रायंगल से रिलेटेड सर्कम सर्कल था, ट्रायंगल से रिलेटेड इन सर्कल था। अब हम लोग पॉलीगॉन से रिलेटेड सर्कम सर्कल या इन सर्कल पढ़ेंगे, दैट विल बी लेक्चर नंबर 10। उसके बाद 3 क्लास हम लोग PYQs का करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से क्लास को रिवाइज़ कीजिए, सारे चीज़ को पढ़िए, खुद से बनाइए, PYQs बनाते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। ऑल द बेस्ट।